हेलो बच्चों। जीओसी सेकंड अपने चल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ एक पार्ट अपने उसका कंप्लीट किया था। आज एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन दूसरे पार्ट की बात करेंगे। इस पार्ट के अंदर अपन कुछ कंपाउंड्स की, कुछ ऑर्गेनिक के एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से आप सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के चेंज कर सकते हो उसकी बात करेंगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ओवरऑल एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखेंगे, और इसके ऊपर और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल रखी है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कि अगर आप फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें तो किस तरह से उसकी एसिडिक नेचर चेंज होगी। तो देखो, सीधी सी बात है, मैं बनाता हूं एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ये लगा दिया कोई जी सब्स्टिट्यूएंट। अब इस जी सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से इसकी एसिडिक नेचर होगी। जी सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से एसिडिक नेचर कैसे? अगर ये जी सब्स्टिट्यूएंट -m वाला है तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा बताएगा, फिर नंबर आएगा -H, फिर -I, फिर 0, फिर +I, फिर +H, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा +M का। तो इस जी ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के हिसाब से इसका एसिडिक नेचर भी चेंज होता रहेगा। आई बात समझ में? यहाँ खास बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, कि जो M और H इफेक्ट हैं वो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगेगा, और जो आपका I इफेक्ट है वो सारी पोजीशन के ऊपर लगता है। ये बात मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बताई थी। आज इनका काम होगा। एग्जांपल देता हूं और देखते हैं किस तरह से चेंज होगा। एग्जांपल में मैंने सबसे पहले लिया, सबसे पहला तो ले लिया सिंपल फिनॉल। फिर मैथिल ग्रुप लगा दिए, इसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे। तो देखो, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इफेक्ट 0। ऑर्थो पोजीशन पर मैथिल का बेंजीन के साथ में है तो +H इफेक्ट लगेगा। एल्किल बेंजीन का लगता है ना +H इफेक्ट। मेटा के ऊपर चूंकि सिर्फ और सिर्फ I इफेक्ट लगेगा और मैथिल का होता है +I, यहाँ वापस आ जाएगा +H। चूंकि प्लस वाले एसिडिक नेचर कम करते हैं इसलिए वो तो पीछे चले जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास सिंपल फिनॉल। उसके बाद I और H में से I का नंबर पहला आएगा, यानी मेटा पोजीशन पहले आएगी, और फिर नंबर आएगा ऑर्थो और पैरा। चूंकि H इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है तो मैं H इफेक्ट के बेसिस के ऊपर इनकी एसिडिक नेचर को कंपेयर नहीं कर सकता, तो मुझे सेकेंडरी इफेक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और सेकेंडरी इफेक्ट कौन सा था? रेजोनेंस तो लग नहीं सकता, H लगा दिया, क्या बचा? इंडक्टिव इफेक्ट। लगाओ इंडक्टिव इफेक्ट, इसका भी +I, इसका भी +I इफेक्ट से जब भी आपको सीक्वेंस बनाना होता है तो डीएनपी रूल से बनाते हो, पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। अब डिस्टेंस यहाँ +I पास में है और वहां +I दूर। चूंकि प्लस वाले एसिडिक नेचर के लिए अनफेवरेबल होते हैं और अनफेवरेबल चीजें दूर होनी चाहिए, इसका मतलब मेटा के बाद नंबर आएगा पैरा और फिर नंबर आएगा ऑर्थो। तो इस तरह से आप इफेक्ट लगा लगा के आंसर निकालते हो। 2-3 एग्जांपल और देखते हैं इसके। इस बार मैंने लगा दिया CCl3। ये वही सिंपल, कोई इफेक्ट नहीं है, 0 इफेक्ट। CCl3 ये -H के अंदर बताया था मैंने आपको। यहाँ CCl3 मेटा पोजीशन पे H लगता नहीं है, -I या फिर -H। इस बार माइनस वाले हैं तो वो सिंपल से ज़्यादा होंगे, एसिडिक नेचर क्या रखेंगे? ज़्यादा रखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा ऑर्थो और पैरा में से किसी का, मुझे नहीं पता दोनों में से अभी किसका आएगा। तो फर्स्ट नंबर तो आएगा इन दोनों में से, उसके बाद नंबर आएगा मेटा, और सबसे पीछे चला जाएगा सिंपल। सही है? चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए।
वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे ही आपने 2 डिसाइड किया, क्या पता इतना ही हो ऑप्शन में, आपको आगे वाली चीज़ देखनी ना हो, टाइम भी बच जाता है और गलत होने से भी रह जाता है। तो ये तो कंफर्म है कि सिंपल सबसे पीछे जाएगा, क्योंकि बाकियों के पास क्या है, माइनस वाले इफेक्ट है जो एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। अब ऑर्थो और पैरा, एच इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। CCl3 पावर, तो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं तो पावर भी यहाँ नहीं देख सकते, तो अपने को सेकेंडरी इफेक्ट लगाना पड़ेगा और वो है आपके पास आई, CCl3 का -I, 3 हेलोजन लगी भी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा तो -I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे भी -I। चूंकि माइनस वाले एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं, वो फेवरेबल हैं और फेवरेबल चीजें पास होनी चाहिए, पास तो ऑर्थो पे होगा, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा में से पहला नंबर किसका आएगा, ऑर्थो का, उसके बाद पैरा का। आई बात सुन में? एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार लगा रहा हूं मैं NO2, लगाओ वो इफेक्ट, यहाँ तो कोई नहीं है, NO2 -M इफेक्ट, मेटा पे M लगेगा नहीं, I, पैरा पे फिर M लग जाएगा, माइनस वाले बढ़ाएंगे, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पहले आएंगे और मेटा और सिंपल बाद में चले जाएंगे। सही है। अब ऑर्थो और पैरा में वही, NO2 दोनों में सेम है तो पावर देख नहीं सकते, डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो सेकेंडरी इफेक्ट लगाना पड़ेगा, और सेकेंडरी तो हर बार क्या लगता है, आई इफेक्ट ही लगता है। सही है। तो अब आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और -I है, चूंकि फेवरेबल है इसलिए पास होना चाहिए, इसलिए हमारे हिसाब से आंसर आएगा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा और फिर सिंपल। लेकिन यहाँ ये सीक्वेंस हो जाता है गड़बड़, ओरिजिनल में जो इसका आंसर आता है वो है पैरा, ऑर्थो, मेटा और सिंपल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ से H+ आसानी से नहीं निकलता, इस वजह से उसकी एसिडिक नेचर पैरा के कंपेयर में कम हो जाती है। सिर्फ पैरा से कम होती है, ऐसा नहीं है कि मेटा से और सिंपल से भी, आसानी से नहीं निकलता, निकलता तो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगा तो निकल जाएगा, इसलिए उसकी जो अपन एसिडिक नेचर है वो पैरा से कम बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटा और सिंपल से भी पीछे चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप फिनॉल की एसिडिक नेचर चेक करते हो। सही है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसके ऊपर। एक में लगा दिया मैथिल, एक लगा दिया NO2, यहाँ लगा दिया CCl3 और यहाँ लगा देते हैं हेलोजन। लगाओ भाई इफेक्ट्स, अब सबके अलग अलग, इसका +I क्योंकि मेटा पोजीशन है, NO2 का -M, वहां पर इसका -H और क्लोरीन का इफेक्ट -I। तो सबसे पहले नंबर आएगा -M का, इसका मतलब अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो सबसे पहला आ जाएगा B। B के बाद नंबर आएगा C, C के बाद नंबर आएगा D और सबसे लास्ट में नंबर आएगा A का। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप फिनॉल की एसिडिक नेचर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के चेंज कर सकते हो। सेकेंड बात करेंगे अपन फिनॉल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का मेनली। नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, देखो क्या होगा,
ये आपके पास बेंजोइक एसिड है, ये लो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो यहाँ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की जब भी एसिडिक नेचर देखी जाएगी तो सबसे पहले लगाया जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, और उसके बाद आएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वही माइनस एम की जगह माइनस एच, फिर माइनस आई, फिर जीरो, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच, और लास्ट में नंबर आएगा प्लस एम का। बस अपने को बात करनी है कि ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। देखो ऑर्थो इफेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, सब्स्टिट्यूएंट की नेचर कुछ भी हो, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पे डिपेंड नहीं करा कि सब्स्टिट्यूएंट माइनस वाले हैं, विथड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है, कि माइनस एमएचआई वाले हैं कि प्लस एमएचआई वाले हैं, बस ऑर्थो पे होना चाहिए वो, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आप ऑर्थो इफेक्ट देखते हो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिक नेचर उसके मेटा, पैरा और सिंपल बेंजोइक एसिड से हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो पहले ऑर्थो इफेक्ट और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में तो आपके वही है माइनस एम एच आई, जीरो प्लस आई, एच और एम। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये सिंपल रख देता हूँ, यहाँ मैथिल लगा देता हूँ, यहाँ मैथिल लगा देता हूँ, यहाँ मैथिल लगा देता हूँ। मैथिल का इफेक्ट यहाँ जाएगा प्लस एच तो लग रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये ऑर्थो पे ग्रुप आ गया ना, तो यहाँ लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ लगेगा प्लस आई और यहाँ लगेगा प्लस एच। तो सबसे पहले नंबर आएगा ऑर्थो इफेक्ट वाले ऑर्थो का। कुछ नहीं है, नेचर प्लस वाली है, एसिडिक नेचर कम करता है, लेकिन ऑर्थो सबसे पहले। अब आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देख लो, एक प्लस एच है एक प्लस आई है, प्लस वाले एसिडिक नेचर कम करते हैं, तो ऑर्थो के बाद नंबर आएगा सिंपल, सिंपल के बाद मेटा और उसके बाद नंबर आएगा पैरा। सही है। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार मैं लगा देता हूं NO2। NO2 का इफेक्ट होता है माइनस, ये तो अपना सिंपल है। यहाँ पर माइनस से पहले ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस एम। अब माइनस वाले हैं, कुछ नहीं है, सबसे पहले तो ऑर्थो देखना ही नहीं है, ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो सबसे पहले। अब माइनस वाले पहले, सिंपल वाला बाद में, और माइनस वाला में भी एम पहले आ जाएगा, तो ऑर्थो के बाद पैरा, पैरा के बाद मेटा, मेटा के बाद सिंपल। सही है। मैं लगा देता हूं एक बार ब्रोमीन, एक बार क्लोरीन, यहाँ लगा देता हूँ NO2। यहाँ सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है, यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट है, और यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब ऑर्थो इफेक्ट वाले पहले आ जाएंगे। अब ऑर्थो इफेक्ट में पहला कौन सा आएगा, तो देखो जो ऑर्थो इफेक्ट होता है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका साइज ज्यादा उसका ऑर्थो इफेक्ट भी ज्यादा। इसका मतलब ब्रोमीन का साइज ज्यादा होगा तो इसका ऑर्थो इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले नंबर आएगा, अगर इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको डी बोलूं, तो नंबर आएगा सबसे पहले बी, फिर सी, फिर माइनस वाले का आ जाएगा, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाने हैं ऑर्थो के बाद तो, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ई। सही है।
तो इस तरह से आप बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर भी कंपेयर करते हो सब्स्टिट्यूएंट लगा के। अब बात करते हैं इसमें एक दो और डिफरेंट तरह की चीज़ों की। जब भी आपको एसिडिक नेचर का क्वेश्चन आए, देखो सबसे पहले तो आपको देखना है ओवरऑल एसिडिक नेचर का ऑर्डर। आपको एक ओवरऑल एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखा रहा हूँ, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। इसमें मैं ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक दोनों के एसिड्स को मिक्स करता हूँ। सबसे पहले आपको उसके हिसाब से आंसर निकालना है। क्या पता बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाए इधर उधर कुछ किए ही आंसर सीधा इससे ही आ जाए। अगर उससे आंसर नहीं आएगा तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखो कैसे बात करते हैं। सबसे पहले लिखो ओवरऑल एसिडिक नेचर ऑर्डर, ओवरऑल एसिडिक नेचर ऑर्डर। सबसे पहले नंबर आएगा यहाँ पर HI, HBr, H2SO4, HCl। फिर नंबर आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एल्किल सल्फोनिक एसिड, HF, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पैरानाइट्रोफिनॉल, कार्बोनिक एसिड। फिर नंबर आएगा फिनॉल, फिनॉल के बाद मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल के बाद वाटर, वाटर के बाद बचे हुए अल्कोहल। उसके बाद नंबर आएगा टर्मिनल एल्काइन। फिर नंबर आएगा आपके पास अमोनिया, अमोनिया के बाद आएगी एल्कीन और उसके बाद आपके एल्कीन्स। तो ये कुछ ओवरऑल एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। बाई चांस आपके पास इनमें से ही कोई आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई एक फिनॉल आ जाए, कोई एक सल्फोनिक एसिड आ जाए, कोई HCl आ जाए, तो डिफरेंट तरह के आ गए ना, अलग अलग कैटेगरी के। तो पहले इनको कैटेगरी वाइज इस ऑर्डर के हिसाब से आपको एसिडिक नेचर बताना पड़ेगा। अब बाई चांस सारे ही फिनॉल आ जाएं, सारे ही बेंजोइक एसिड आ जाएं, तो फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाकर और उसका आंसर निकालते हो। आई बात समझ में? तो आपको ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ओवरऑल एसिडिक नेचर का ऑर्डर। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर एक टॉपिक आता है फीजिएबल, नॉन फीजिएबल रिएक्शन। मतलब कि कौन सी रिएक्शन आसानी से हो सकती है और कौन सी रिएक्शन आसानी से नहीं होती। तो देखो फीजिबल और नॉन फीजिबल के बारे में ये बोला जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड बड़ी ही आसानी से वीक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूं दोबारा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड आसानी से वीक एसिड में जा सकता है, लेकिन एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं जा सकता। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। तो क्या है प्रॉब्लम? आपको ये पूछा है, ये डबल एरो बना के दिया है इसने कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से कौन सी रिएक्शन फीजिबल होगी और कौन सी रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। कंसेप्ट वही, स्ट्रॉन्ग से वीक फीजिबल, वीक से स्ट्रॉन्ग नॉट फीजिबल। तो देखो H2SO4 और HCl में अगर कंपैरिजन करूं तो ये मेरे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये होता है वीक एसिड। तो ये जा सकती है लेकिन ये नहीं आ सकती, यानी फॉरवर्ड फीजिबल, बैकवर्ड नॉट फीजिबल। एल्किल बेंजोइक एसिड और HCl साफ साफ दिख रहा है ये वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड वैसे ही वीक होते हैं और अपने ओवरऑल में देखा ही है वैसे भी। और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब फॉरवर्ड नहीं हो सकती लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन आसानी से हो सकती है। नाइट्रोफिनॉल और कार्बोनिक एसिड, सीधी सी बात है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आपके पास वीक एसिड। ये जा सकता है लेकिन ये नहीं जा सकता।
तो ये आप एक फीजिबल और नॉन फीजिबल का कंसेप्ट भी यहाँ पर बताते हो। और एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एसिड के टेस्ट हैं, कंफर्मेशन टेस्ट हैं, एक NaOH टेस्ट है और एक बाइकार्बोनेट टेस्ट है। देखो क्या है दोनों, किस तरह से उसके ऊपर प्रॉब्लम बनती है, बात करते हैं उसकी। सबसे पहला है बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या कहता है बाइकार्बोनेट टेस्ट? बाइकार्बोनेट टेस्ट ये कहता है कि जितने भी एसिड्स हैं, अगर उनका एसिडिक नेचर H2CO3 से ज्यादा है तो वो सारे एसिड ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, यानी कि NaHCO3 के अंदर डिसॉल्व होते हैं। बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे और बाइकार्बोनेट टेस्ट देके क्या करेंगे, CO2 गैस को इवॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, कौन NaCO3 के साथ CO2 गैस निकालता है, कौन NaCO3 के अंदर डिसॉल्व है, वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तरीका यही रहेगा, H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड्स बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। ओवरऑल एसिडिक नेचर के अंदर आपने ऑर्डर में लिख रखे हैं एसिड्स के नाम। दूसरा ये है कि जितने भी एसिड्स हैं उनकी एसिडिक नेचर अगर वाटर से ज्यादा है तो ये सारे एसिड NaOH के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। सही है। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो 4 एसिड्स के नाम देगा, फिर कहेगा कि बताओ NaCO3, या दोनों साथ में ले लेते हैं कि NaHCO3 और NaH के अंदर कौन कौन डिसॉल्व है इन 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया मेटानाइट्रोफिनॉल, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया फिनॉल, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया एथेनॉल और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दिया सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड। तो देखो अगर मैं इस नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड की बात करूं, मुझे दोनों के अंदर डिसॉल्व करना है। किस किस के अंदर, मुझे NaOH में भी डालना है और मुझे NaHCO3 में भी डालना है। इसको भी मैं NaOH के अंदर डालूंगा और NaHCO3 के अंदर डालूंगा, इसको भी NaOH के अंदर डालूंगा और NaHCO3 के अंदर डालूंगा, इसको भी NaOH के अंदर डालूंगा और NaHCO3 के अंदर डालूंगा। तो देखो फिनॉल है और फिनॉल जो होते हैं वो वाटर से ज्यादा ही एसिडिक नेचर रखते हैं, इसलिए NaOH के अंदर तो डिसॉल्व होगा। लेकिन NaCO3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैरानाइट्रोफिनॉल आते थे, इसका मतलब ये मेटा वाला इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ये सिंपल फिनॉल है, NaOH में तो हो जाएगा लेकिन NaCO3 के अंदर नहीं होगा। एथेनॉल तो वाटर से भी पीछे है तो NaOH में भी नहीं होगा और NaCO3 में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देखो सल्फोनिक एसिड की बात करता हूं तो अगर सल्फोनिक एसिड की बात करूं तो सल्फोनिक एसिड NaOH के अंदर डिसॉल्व भी हो जाएगा और NaCO3 के अंदर भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिक से भी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है और वाटर से भी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है। इसका मतलब जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से वो आपको यहाँ पे किसी भी तरह से प्रॉब्लम बनाकर पूछ सकता है। तो ये है अपना एक पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, किस तरह से इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बन सकती है।
कुछ और भी बीच बीच में चीज़ें आती है, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने साथ अपने पास वो डील्स करते रहते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।